नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी वोटर लिस्ट पर चुनाव आयोग की पलटी की, वोट चोरी पर सवालों से घिरे निर्वाचन आयोग की, देखेंगे बीजेपी के अंदर खाने मची हलचल को, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए क्या है इंडिया गठबंधन की तैयारी, जानेंगे गृह मंत्री शाह के करीबी को बीजेपी सांसद ने क्यों बताया घमंडी, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे बिहार चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर महागठबंधन में बनी सहमति को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले जो लोग चोरी करके जीते चुनाव, जनता उनका दे रही जवाब। 8 सितंबर को एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दावे और आपत्तियों की खत्म कर दी थी डेडलाइन। 30 सितंबर को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट। उपराष्ट्रपति चुनाव में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को दिया समर्थन। 9 सितंबर को होंगे मतदान। जापान की सियासत में भूचाल, प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने दिया इस्तीफा। बहुमत खोने के बाद पद से हटाने की हुई थी मांग। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। चुनाव आयोग राहुल गांधी के दबाव में आ गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वोटर लिस्ट को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहे हैं, जिससे आयोग ही नहीं बीजेपी भी बुरी तरह घिरती जा रही है। हालात ये है कि अब चुनाव आयोग ने भी अपने फैसले से पलटी मार ली, जिसे राहुल गांधी के साथ साथ पूरे इंडिया गठबंधन की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी ने पहले कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट में बड़ी धांधली का खुलासा किया। सबूतों के साथ बताया कि एक सीट पर वोटिंग लिस्ट में 1 लाख से ज्यादा वोटों की हेराफेरी होती है और ये सारे वोट बीजेपी को मिल जाते हैं। अब राहुल गांधी एक और दावा कर चुके हैं, हाइड्रोजन बम फोड़ने का। महादेवपुरा सीट तो सिर्फ न्यूक्लियर बम थी। राहुल के दावे से चुनाव आयोग पूरी तरह से अब बैकफुट पर दिख रहा है, क्योंकि राहुल ने चुनाव आयोग की वोटिंग लिस्ट सामने रखते हुए बताया था कि एक कमरे के मकान में कई वोटर बनाए गए, और सबसे बड़ी बात तो ये कि इन लोगों ने वोट भी डाला। चुनाव आयोग ने हर बार की तरह राहुल के दावे को झूठा बताया। कहा कि जो लोग फुटपाथ पर रहते हैं, किसी पुल के नीचे रहते हैं, उनके मकान नंबरों की संख्या काल्पनिक मान ली जाती है। अकेले बिहार में ऐसे करीब 2,90,000 से ज्यादा मतदाता पाए गए हैं जिनके मकान नंबर के सामने 0 या 00 या 000 लिखा है। ऐसे में चुनाव आयोग पर भी सवाल उठने लगे कि एसआईआर में जो दस्तावेज उसने बिहार के मतदाताओं से मांगे थे, वो दस्तावेज पुल के नीचे रहने वाले या फुटपाथ पर सोने वालों के पास कहां से आए, क्योंकि जो लोग घरों में रहते हैं वो दस्तावेज उनके पास में भी मुश्किल से ही उपलब्ध हो पा रहे हैं। ऐसे में जो हजारों की संख्या में मतदाता एसआईआर में शामिल हो गए, उनके पास वो दस्तावेज कहां से आए। चुनाव आयोग ने इन सवालों का जवाब नहीं दिया। अब विपक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वोटिंग लिस्ट में जो धांधली पकड़ी गई है उसे छिपाने की कोशिश जरूर चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है। चुनाव आयोग अब हर व्यक्ति को अलग अलग काल्पनिक नंबर देने की तैयारी में है। ये भी कहा जा रहा है कि जिनका मकान नंबर नहीं होगा उसका पता आधार नंबर से जोड़ दिया जाएगा, जिससे वोटिंग लिस्ट में अगर कोई धांधली हो तो विपक्ष उसे आसानी से पकड़ नहीं पाए। यानी राहुल गांधी के दबाव में चुनाव आयोग एक और बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब चुनाव आयोग अभी भी नहीं दे रहा है। विपक्ष के आरोपों के चलते चुनाव आयोग बैकफुट पर नजर आ रहा है, लेकिन सवालों की कड़ी थमने का नाम नहीं ले रही। अब कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के मामले पर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने इस क्षेत्र में वोट चोरी की पूरी क्रोनोलॉजी समझाई है, तो साथ ही चुनाव आयोग और बीजेपी पर कई सवाल भी दागे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कर्नाटक के आलंद निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची से नाम हटाने के मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए। खड़गे ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग बीजेपी के बैक ऑफिस के तौर पर काम कर रहा है और वोट चोरी में शामिल लोगों को बचा रहा है। उन्होंने इस पूरे मामले की क्रोनोलॉजी को बताते हुए एक्स पर लिखा है कि क्रोनोलॉजी को समझिए। मई 2023 में कर्नाटक चुनावों से पहले कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम को हटाने का खुलासा किया था। ये मामला आलंद निर्वाचन क्षेत्र का है। हजारों वोटरों को फॉर्म 7 आवेदनों में हेराफेरी करके उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। फरवरी 2023 में एक मामला दर्ज किया गया। जांच से पता चला कि 5,994 आवेदन जाली थे। ये मतदाता धोखाधड़ी के एक बड़े प्रयास का स्पष्ट सबूत था। तब कांग्रेस सरकार ने दोषियों को पकड़ने के लिए सीआईडी जांच का आदेश दिया। लेकिन अब एक नया मोड़ आ गया है, जहां पहले चुनाव आयोग ने जालसाजी का पता लगाने के लिए आवश्यक कुछ दस्तावेज साझा किए थे, वहीं अब उसने अहम जानकारी देने से इनकार कर दिया है। प्रभावी रूप से वोट चोरी के पीछे वालों को बचाया जा रहा है। खड़गे ने आगे पूछा कि चुनाव आयोग ने अचानक सबूतों को क्यों रोक दिया है, वो किसकी रक्षा कर रहा है,
क्या वो बीजेपी के वोट चोरी विभाग की रक्षा कर रहा है? अब विपक्ष के इन आरोपों पर चुनाव आयोग की तरफ से कोई सफाई आती है या नहीं, ये देखना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष के सवालों ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है, तो सवाल एनडीए गठबंधन की एकजुटता पर भी उठ रहे हैं। पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आयोजित किए गए एनडीए सांसदों के डिनर कार्यक्रम को रद्द कर दिया। फिर बीजेपी की कार्यशाला बुला ली गई, जिसमें खुद पीएम मोदी भी शामिल हुए, जिसके बाद अटकलें हैं कि बीजेपी के अंदर खाने सब ठीक नहीं चल रहा। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को हार का इतना डर सता रहा है कि खुद पीएम मोदी ने चुनाव की कमान संभाल ली। एनडीए सांसदों को साधने के लिए 8 सितंबर यानी मतदान से ठीक एक दिन पहले पीएम मोदी के आवास पर डिनर का आयोजन किया गया था, जिसको लेकर जानकारों ने कहा कि एनडीए सांसदों का संख्या बल देखने के लिए ही ये डिनर बुलाया गया, लेकिन आखिरी समय पर उस डिनर को कैंसिल कर दिया गया। हालांकि कहा यह गया कि उत्तर भारत के राज्यों में आई बाढ़ के कारण जेपी नड्डा और पीएम मोदी ने डिनर कार्यक्रम को रद्द किया, लेकिन राजनीति के जानकारों के कान खड़े हो गए और कई सवाल खड़े हो गए, जिसमें सबसे बड़ा सवाल तो ये कि बाढ़ क्या सिर्फ एनडीए सांसदों के डिनर के लिए ही आई है, बीजेपी सांसदों की कार्यशाला के लिए नहीं। प्रधानमंत्री बाढ़ प्रभावित राज्य पंजाब का दौरा 9 सितंबर को करेंगे, यानी पीएम पहले उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट देंगे, उसके बाद ही बाढ़ प्रभावित पंजाब का दौरा करेंगे, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी के हाथ से बाजी फिसल रही है, क्योंकि इस समय पीएम को सबसे पहले बाढ़ प्रभावित राज्यों का ही दौरा करना चाहिए था। दूसरी बात, पहले बीजेपी अध्यक्ष और फिर पीएम मोदी की तरफ से जो डिनर पार्टी हो रही थी वो रद्द कर दी गई, लेकिन भाजपा सांसदों की 2 दिवसीय कार्यशाला के आयोजन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये शुरू हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर वाकई बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ही डिनर को रद्द करने की वजह थे, तो फिर बीजेपी की कार्यशाला भी रद्द होनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों की तारीख आसपास ही थी। ऐसे में जानकारों का कहना है कि सिर्फ एनडीए सांसद ही नहीं, बीजेपी सांसद को भी एकजुट करना बीजेपी आलाकमान को मुश्किल लग रहा है, इसलिए एनडीए सांसदों का डिनर कैंसिल कर अब सिर्फ बीजेपी सांसदों पर ही फोकस किया जा रहा है, जिससे एक बार फिर शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना के उस दावे को बल मिल गया है जिसमें कहा गया कि बीजेपी के अंदर भी मोदी के नेतृत्व के खिलाफ अब आवाज उठने लगी है। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी मुश्किलों से घिर गई है, वहीं इंडिया गठबंधन मजबूत होता नजर आ रहा है। विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के लिए समर्थन बढ़ता दिख रहा है और कई सांसदों ने उन्हें समर्थन देने की घोषणा की है। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी की जीत सुनिश्चित करने के लिए विपक्षी सांसद दिल्ली पहुंच गए। तो इस चुनाव के लिए क्या है इंडिया की तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन अपनी अंतिम तैयारी में जुट गया है। इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन ने अपने सांसदों को मॉक पोलिंग के लिए बुलाया, तो साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के सांसदों के लिए डिनर का आयोजन किया है, जिसमें विपक्षी एकता और सुदर्शन रेड्डी के लिए समर्थन पर चर्चा होगी। उपराष्ट्रपति का चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है। ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, इसीलिए सांसदों को इसे ठीक से समझने के लिए एक मॉक पोल में शामिल किया जाएगा, ताकि वोटिंग के दिन कोई गलती ना हो। इस प्रक्रिया में सांसदों को अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वरीयता जैसे 1, 2, 3 देनी होती है। पहली वरीयता 1 देना अनिवार्य है और ऐसा ना करने पर वोट अमान्य हो जाता है। बाकी वरीयताएं देना वैकल्पिक यानी ऑप्शनल होता है। वोटिंग के लिए चुनाव आयोग के दिए गए विशेष पेन का इस्तेमाल करना भी अनिवार्य है, क्योंकि किसी अन्य पेन का इस्तेमाल करने पर वोट रद्द हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार का मुकाबला विपक्षी उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी और एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के बीच है। बैलेट पेपर पर रेड्डी का नाम पहले और राधाकृष्णन का नाम बाद में होगा। कुल 782 सांसद वोट डालेंगे। एक तरफ जहां अब तक एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन की तरफ से शोर कम है, तो वहीं विपक्षी उम्मीदवार जस्टिस रेड्डी ने तो जीत का दावा भी कर दिया है। अब इन सब के बीच सभी की निगाहें 9 सितंबर पर टिकी हुई हैं, जिस दिन देश को नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। इंडिया गठबंधन की तैयारी ने बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। वैसे पार्टी के लिए चुनौतियां यही खत्म नहीं होती। बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी भी अब खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने खुले तौर पर अपनी ही पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। रूडी ने दुबे को अहंकारी बताया है और साथ ही उन्हें एक ऐसा व्यक्ति बताया है जो संसद को अपने तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं। रूडी के इस बयान से बीजेपी में खलबली मच गई है। देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी भले ही बाहरी तौर पर पार्टी में सब कुछ ठीक होने का दावा करती है, लेकिन पार्टी की अंदरूनी कलह, अंदरूनी गुटबाजी अब खुलकर सामने आ गई है। हाल ही में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने अपने ही सहयोगी और पार्टी सांसद निशिकांत दुबे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रूडी ने साफ शब्दों में कहा है कि निशिकांत दुबे एक अहंकारी व्यक्ति हैं, जो संसद को अपने तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं और झूठी जानकारी फैलाते हैं। So when individuals become arrogant, but he's a fellow MP in your party.
So he is the man who runs the show. He claims that he runs the show in Parliament. So he said, I don't want him. But there was an endorsement across my. But why would ये आरोप बीजेपी के अंदरूनी तनाव को उजागर करता है, खासकर तब जब ये दोनों नेता पहले करीबी माने जाते थे। दरअसल ये तनातनी हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव के वक्त खुलकर सामने आई। इस चुनाव के दौरान रूडी और संजीव बालियान उम्मीदवार थे। बालियान को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। खुद पीएम मोदी और अमित शाह इस चुनाव में वोट डालने के लिए पहुंचे थे। उस वक्त रूडी अलग थलग पड़ गए थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने जीत हासिल कर ली। निशिकांत दुबे खुद जोर शोर से बालियान को यह चुनाव लड़वा रहे थे। इसके बावजूद राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीत गए। अब रूडी के हालिया बयान से लगता है कि उनका इस चुनाव के बाद निशिकांत दुबे से टकराव बढ़ गया है। रूडी का साफ मानना है कि दुबे के व्यवहार में बदलाव आया है और यही वजह है कि उनके साथ उनके मतभेद गहरे हो गए हैं। यह पूरा विवाद कहीं न कहीं बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी और तनातनी को साफ उजागर करता है। यानी भले ही बीजेपी बाहरी तौर पर खुद को कितना भी संगठित दिखाने की कोशिश कर ले, लेकिन पार्टी की असलियत अब खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। पार्टी सांसद खुद ही एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बीजेपी और मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने जीएसटी में बदलाव से लेकर देश के विकास, युवाओं के लिए सरकार की नीतियों तक कई मुद्दों को उठाया। लेकिन उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो दावा अखिलेश यादव ने किया, उसे लेकर चर्चाओं का बाजार गरमाया हुआ है। तो क्या कुछ कहा सपा प्रमुख ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी की जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। इसे लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, ये पहले अयोध्या से हारे, लगता है ये लखनऊ से भी हारना चाहते हैं। ये अयोध्या से इसलिए हारे कि अयोध्या के किसानों पे इन्होंने अन्याय किया, वहाँ के व्यापारियों पे अन्याय किया, दुकानदारों पे अन्याय किया। और अगर उन्हीं पे इसी तरह अन्याय यहाँ पर होता रहा उसी तरह का, तो देख लेना आप, अयोध्या की तरह ये लखनऊ भी हारेंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अब मुख्यमंत्री योगी को ही आउटसोर्स करने की जरूरत है। आगामी 2027 का विधानसभा चुनाव जनता का बदलाव लाने वाला जनादेश साबित होगा। जब भाजपा जाएगी तभी देश का विकास होगा। इसके अलावा सपा प्रमुख ने किसानों की जरूरतों पर बात करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद, डीएपी इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि उसमें पीडीए शब्द है। यही वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा खेती करते हैं। इस सरकार के रहते किसानों की आय दोगुनी नहीं होगी। यानी उन्होंने पहला तो सरकार को पिछड़ों का विरोधी बताया ही, साथ ही उसकी नीतियों पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने जीएसटी में बदलाव के सरकार के हालिया फैसले पर भी सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि दुनिया में इकलौता कानून जीएसटी होगा जिसमें इतने संशोधन हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब तक सरकार ने किसको मुनाफा कमाने दिया। स्लैब कम हो जाने से मुनाफा और महंगाई कम नहीं होगी। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी टैरिफ का भी जिक्र करते हुए सरकार को घेरा। टैरिफ से होने वाले नुकसान पर बात करते हुए अखिलेश ने कहा, हमारे भदोही का कारपेट, मुरादाबाद का ब्रास का एक्सपोर्ट, मेरठ का, सहारनपुर का, फिरोजाबाद का, तमाम जो एक्सपोर्ट होते थे, अब पाबंदी लगने के बाद उनका नुकसान होना शुरू हो गया। उनका नुकसान होगा, कारीगर जो जुड़े उनका नुकसान होगा, अंतोगत्वा हमारी अर्थव्यवस्था का नुकसान होने जा रहा है। अमेरिका अगर अपनी अर्थव्यवस्था को बचा रहा है या अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर करें। उसके लिए हमें फैसला लेना चाहिए। मेक इन इंडिया बर्बाद हो गया। स्वदेशी का नारा केवल मुंह से है, मन से नहीं है। ये बीजेपी के लोग स्वदेशी मुंह से हैं और मन से विदेशी हैं। सपा प्रमुख ने तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं उस पर सरकार पहले से ही घिरी हुई है और अब सपा प्रमुख के बयानों ने उन सवालों को और गहरा कर दिया है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे बिहार चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर महागठबंधन में बनी सहमति को। तो एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन में खींचतान मची हुई है, सीट बंटवारे से लेकर सीएम फेस तक एनडीए के सहयोगी असहज दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन पूरी एकजुटता के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। विपक्ष के इस गठबंधन में सीट बंटवारे पर भी सहमति बन गई है, बस ऐलान होना बाकी है। तो किसके खाते में आई कितनी सीटें, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। वोटर अधिकार यात्रा के बाद से बिहार का सियासी माहौल पूरी तरह से बदला बदला दिखाई दे रहा है। महागठबंधन के पक्ष में अब हवा दिखाई दे रही है। इसका असर बिहार के सियासी दलों पर भी दिखने लगा है। तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन के नेताओं की बैठक हुई और इसमें सीट बंटवारे को लेकर लगभग सहमति बन गई है।
सीट बंटवारे पर एक और बैठक हो सकती है, जिसके बाद इसका ऐलान कर दिया जाएगा। महागठबंधन के नेताओं की बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि सीट शेयरिंग पर हमारी बात हुई, बहुत जल्द सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगा। गठबंधन में 2 नए दल शामिल हुए हैं। पशुपति पारस की RLJP और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस बार महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगा। सीट बंटवारे पर बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अल्लावरू ने कहा कि सीट बंटवारे में संख्या बल मायने नहीं रखता। नए पार्टनर आ रहे हैं तो उनको एडजस्ट करना है। हर पार्टी को थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, तभी हम पार्टनर को ला सकते हैं। इस बीच जो खबरें सामने आई हैं, उसमें साफ हो गया है कि कांग्रेस और RJD को बड़ा त्याग करना पड़ेगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में RJD 144 और कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार इन दोनों ही दलों की सीटें कम हो सकती हैं। जो फॉर्मूला तैयार हुआ है उसमें RJD को 137 से 140 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं कांग्रेस को 57 से 60, CPI-ML को 21, VIP को 10, RLJP को 5, CPI को 4, CPM को 4, JMM को 2 सीट मिल सकती है। कौन सी पार्टी किस सीट पर उम्मीदवार उतारेगी, इस पर भी सहमति बन गई है। 15 से 20 सीटें चिन्हित की गई हैं, जहां गठबंधन के अंदर अदला बदली की जाएगी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।